हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1197th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। धन्यवाद करता हूं मैं पारिक ब्रदर्स ज्वेलर्स, नागपुर बेस्ट ज्वेलरी स्टोर प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक, जहां पर महिलाएं जाती हैं और बड़े खूबसूरत कपड़े खरीदते हैं। उनका जो फ्लैगशिप स्टोर है सदर में, विजय भवन के बिल्कुल बाजू में, जरूर जाइए और वहां पर नागपुर का सबसे खूबसूरत स्टोर है वो। धन्यवाद करता हूं मैं हैम्पराइट बनिधी राठी, अंतरा मल्टी सर्विसेज डूइंग अ ग्रेट जॉब विद हेल्पिंग लेडीज टू गेट लोन्स, मुद्रा लोन्स एंड बिजनेस लोन्स। LIC बोले तो विनय साहू, ये नाम याद रखिएगा, विनय साहू, क्योंकि ये लोगों के जीवन में जब जब आते हैं तब वो अपने साथ LIC लेकर आते हैं, और LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। धन्यवाद करता हूं मैं स्ट्रॉबेरी फार्म्स का। स्ट्रॉबेरी फार्म्स इज नागपुर मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ रिजॉर्ट एंड फार्म हाउसेज विच इज एट वर्धा रोड, काचीमेट। चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर का। इनकी कहानी बड़ी सरल है, वर्धा की है। वर्धा में जन्म हुआ और उसके बाद शादी के बाद नागपुर आई। आर्टिस्ट है, गृहिणी है, बहुत अच्छा स्माइल करती हैं, बहुत अच्छी कॉफी बनाती हैं, और सबसे अच्छी बात ये कि भले ही आर्टिस्ट बनने के लिए इन्हें किसी डिग्री या डिप्लोमा करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ये अपने आप में मन से कलाकार है। चलिए बात करते हैं हमारी आज की मेहमान सरोज देशमुख से। ओह, आई एम सो सॉरी, नॉट सरोज देशमुख, नेहा मुंजे। मुझे अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? सरोज देशमुख। सरोज देशमुख। तो कैसे, क्या कहूं मैं आपको, नेहा जी करके बात करूं या सरोज जी करके बात अभी करूं? आप नेहा जी करके मैं बात करूं, ठीक है। तो नेहा जी, पहले हम सरोज देशमुख की बात करते हैं। बिल्कुल। तो बताइए क्या है कहानी ऑफ सरोज देशमुख? सरोज देशमुख आपने बोला ना, तो जी, मुझे एकदम चेहरे पे जो स्माइल आया जी, क्योंकि मैं सरोज जो थी ना, अभी अपने जैसे सरोज बोला तो मायका वाला लगे मुझे आप जी कि मेरा भाई आया है बिल्कुल यहाँ पे, है ना जी। और सरोज मुझे बहुत पसंद है, पसंद थी, अभी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि वो मेरे लिए एक प्रेरणा है। वो बहुत चुलबुली थी, शांत बिल्कुल नहीं थी, हंसती रहती थी हमेशा, और उसको ऐसा कुछ ये मत करो वो मत करो ऐसे अगर कोई बोलता है ना तो बहुत चिढ़ाती थी। और बस बटरफ्लाई जैसा लाइफ अच्छा लगता था, और ऑफ कोर्स वो मेरा था, क्योंकि पापा ने वैसे हमको फ्रीडम भी दिया था जी, और किसी चीज के लिए मना नहीं किया था कि ये मत करो वो मत करो। और थोड़ा सा मम्मी स्ट्रिक्ट थी, मम्मी को पढ़ाई में ज्यादा ध्यान था कि ऐसे गप्पे करके बैठे हैं, टाइम पास कर रहे। तब टीवी वगैरह तो इतना नहीं था, उसके बाद जैसे थोड़े बड़े हो गए उसके बाद टीवी वगैरह आया, पर सिर्फ बातें करो, हाँ ही करो, ऐसा मम्मी को नहीं पसंद था। उनको थोड़ा सा घर अच्छे से रखो, कुछ कंस्ट्रक्टिव करो, बस। और क्राफ्ट और पेंटिंग ऑफ कोर्स मुझे तो वहीं से। ये कहाँ से आया? एक्चुअली हमारे यहाँ एक ट्रंक रहती थी जो लोहे की जी, तो वो मम्मी के पास थी, और मम्मी की जो मम्मी है उनकी कुछ साड़ियाँ और कुछ छोटे छोटे फ्रॉक मम्मी के, तो उसपे कुछ कढ़ाई वगैरह किया हुआ रहता था। तो वो हर दिवाली में जैसे हम साफ सफाई करते हैं ना जी, तो मम्मी निकालती थी, हमको दिखाती थी, और फिर से अच्छे से न्यूज़पेपर वगैरह डाल के उसमें फिर से रख देती थी जी। और शायद मुझे लगता है कि जो आर्ट के संस्कार है वो मुझे वहीं से मिले, और वो सब देखने के बाद मम्मी के चेहरे पे जो स्माइल दिखता था, तो वो उसका चेहरा देख के हमको बहुत अच्छा लगता था कि ये सब चीजें मम्मी अच्छे से रख रही है, इसका मतलब इनको ये सभी चीजों की बहुत कदर है जी। तो एक आर्ट की तरफ वो रिस्पेक्ट जो मेरा था वो ज्यादा हो गया। और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अपने घर में रंगोली बनाते हैं, साफ सुथरा घर रखते हैं, भगवान के पास दिया जलाते हैं शाम को जी। तो जो एक वातावरण रहता है, एटमॉस्फेयर जो प्रसन्न प्रफुल्लित हो जाता है जी, तो वो
मुझे तो मम्मी का काम देखते ही मिला। उनके जैसा इतना साफ सुथरा नीट एंड क्लीन काम मेरा है नहीं, पर वो जो प्रसन्नता उसके चेहरे पर दिखती थी जी, तो मुझे वही खुशी मिलती थी। और उसी खुशी को मैंने डब्बे में बंद करके अपने मन में रख दिया था, और उसको धीरे धीरे मेरी तरफ से भी शायद किसी को जिंदगी में कभी खुशी मिले, इसकी कोशिश मैंने वहीं से की थी, और ऑफ कोर्स अभी भी कर रही हूँ। तो वर्धा काफी करीब है नागपुर के। हाँ बिल्कुल। तो शादी के पहले भी आपका नागपुर आना जाना होता था? बहुत कम होता था। लेकिन जब आप नागपुर आई फाइनली विवाह करके, कौन से साल में विवाह हुआ आपका? मेरा 90 में हुआ, पर हमारी शादी होने के बाद हम चंद्रपुर में थे। अच्छा। चंद्रपुर में हम बहुत साल रहे। ठीक है। अभी नागपुर में हम आए 2006 में। ठीक है। तो 2006 में जब आप नागपुर आई, तब के नागपुर और अब के नागपुर में क्या फर्क? बहुत ज्यादा फर्क है। अभी नागपुर जैसे सुंदर हुआ है, और उसके बाद ऑफ कोर्स रास्ते वगैरह वो तो बात अलग है, पर हर तरीके से नागपुर बहुत डेवलप हुआ है। जैसे मेरे बच्चे पढ़ने के लिए पुणे वगैरह जाते थे, तो मुझे हमेशा लगता था कि अरे इन लोगों को क्यों बाहर जाना पड़ रहा है जी। नागपुर में रहने लायक अगर सब होगा तो शायद हमारे बच्चे यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल। पर अभी जो बॉम्बे से आते हैं जी, तो अभी वर्क फ्रॉम होम है, अभी घर में ही है, तो वो भी बोलते हैं बाप रे नागपुर कितना चेंज हो गया मम्मी। अब यहाँ पे वो रहते भी है, अच्छा लगता है। ऑफकोर्स बच्चों का रहता है ना, थोड़ा सा बड़े बड़े रास्ते, बड़ी बिल्डिंग्स, ये वो सब जी, तो उसके हिसाब से वो बहुत खुश है। मैम जब आप विवाह आपका हुआ, उसके बाद आपका नाम भी चेंज हुआ। आप सरोज देशमुख से सरोज मुंजे बन सकती थी, लेकिन सर ने आपका नाम चेंज किया, मुंजे साहब ने आपका नाम चेंज किया। आपने विरोध नहीं किया? मैंने विरोध नहीं किया, क्योंकि मुझे उन्होंने बताया नहीं था ऑफकोर्स कि मेरा नाम वो चेंज कर रहे हैं। जब चावल में नाम लिखते हैं ना, वो डालते हैं, तो उन्होंने नेहा लिखा, तो मैंने उनकी तरफ देखा, तो वो हल्के से उन्होंने स्माइल किया और मेरी आंखों में आंखें डाले जी। तो मुझे नहीं लगा कि वो कुछ अलग और कुछ ऐसा हो रहा है कि अरे मेरा नाम क्यों चेंज हो गया। उनके भी स्माइल, जैसे आपने मुझे बोला, उनके भी स्माइल बहुत खूबसूरत है, बहुत शांत नेचर के है। बिल्कुल। तो मुझे उनके बारे में नहीं लगा ऐसा कि मेरा नाम क्यों चेंज हुआ। सर से मुलाकात कैसे हुई? कैसे विवाह कैसे हुआ आपका? विवाह जैसे हुआ, जैसे 90 के पीरियड में होता था, वो विवाह लड़का और लड़की का नहीं रहता, वो विवाह रहता है दो फैमिलीज का जी। तो उसी हिसाब से हमारी जॉइंट फैमिली थी, मुंजे फैमिली भी जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है और बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनके कारण देशमुख और मुंजे एक हुए। मैम अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में तब्दील करना, ये बहुत कम लोग करते हैं। अगर अच्छा गाते हैं तो उसको सीमित कर देते हैं, सिर्फ अपने ग्रुप में ही गाना गाएंगे या अकेले ही गाना गाएंगे। बहुत कम लोग सोचते हैं कि इसको एक प्रोफेशन बनाया जा सकता है। आपके ऊपर में एक बड़ी जिम्मेदारी थी विवाह के बाद कि आप अपनी परिवार को बढ़ाएं आगे। ये कब वापस से ये आर्ट के रास्ते को आपने वापस से कब चुना, और आर्टिस्टिका ये आपकी जो कंपनी है इसकी शुरुआत कब की? आर्टिस्टिका तो बहुत लेट हुआ, और उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, वो ना आर्टिस्टिका अपने आप हो गया। उसके पीछे मेरा एक तो टारगेट नहीं था कि मेरा ऐसा कुछ करना है जी, मेरा एक ब्रांड होना चाहिए, ऐसा मैंने कभी ख्वाब नहीं देखा था। मेरा ख्वाब यही था कि मैं कुछ कर रही हूँ जी, और मैं लोगों तक मेरा काम पहुंच रही हूँ, लोगों को वो पसंद आ रहा है, लोग खुश हो रहे हैं जी। और मेरा काम देखने के बाद एक कलाकार को ऑफ कोर्स यही ज्यादा चाहिए रहता है कि जी, मेरे काम से कोई खुश हो जी, और उनके चेहरे पर मेरे काम के कारण स्माइल आ जाए और वाह बहुत सुंदर, ये बहुत बढ़िया बन गया है जी। और वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, तो उनका मन भी दिखता है कि नहीं इनको ये सही चीज मेरी अच्छी लगी है जी। तो इसी सिलसिले से वो धीरे धीरे काम आगे बढ़ गया। एक्चुअली शादी के बाद 20 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया था जी। क्योंकि एक जॉइंट फैमिली थी, ऑफ कोर्स घर में सबका विरोध था, ऐसा भी नहीं जी। पर मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सा फैमिली की तरफ ज्यादा मुड़ूं,
पहले, फिर धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट है उसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ। कठिन रहता है, जब अपना पैशन रहता है वो चीज़ आगे बढ़ाना और लोगों के सामने लाना। अभी भी मैं याद करती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू भी आ जाएंगे शायद। और इतनी मेहनत करना पड़ता है। मैं सभी को कहना चाहूंगी जो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं जी, कि कोई भी चीज तुमको आसानी से नहीं मिलती। एक तो तुमको सोते हुए ख्वाब नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल। जागो और ख्वाब देखो और वो ख्वाबों को आगे लेके जाओ। तो 20 साल मैंने विरोध नहीं था, तो भी मैंने इसलिए नहीं किया कि मेन प्रायोरिटी थी कि बच्चे बड़े होने चाहिए जी, और उनके बाद उनके तरफ ध्यान देना, घर संभालना। क्योंकि ऑफ कोर्स गिरीश ने भी कभी मुझे बोला भी नहीं कि आप कुछ करो, पैसे कम पड़ रहे हैं तो तुमने कुछ करना चाहिए, अगर तुमको अपना घर बनाना है तो ऐसा करो, कभी भी नहीं जी। पर मुझे ये आर्ट थोड़ा जो मैंने बचपन में सीखा था, वर्धा में कुछ क्लासेस वगैरह किए थे, उसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन भी मैंने नहीं किया क्योंकि वर्धा में फाइन आर्ट्स के कॉलेज वगैरह नहीं थे जी। इच्छा थी करने की जी, पर कुछ कारण वो भी नहीं हो सका जी। फिर शादी होने के बाद मैंने एक्चुअली मराठी लिटरेचर मेरा फर्स्ट ईयर हुआ था, फिर सेकंड ईयर मैंने शादी के बाद किया जी। और उसके लिए ऑफ कोर्स गिरीश ने और फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सासू माँ ने भी बताया कि नहीं ये कंप्लीट करो जी, फिर बाकी चीजें बाद में। और उसके बाद कैसा रहता है रच कि देखो अगर हमारी कुछ चीजें कोई हमको संभालता है, कुछ समझते हैं, तो हमने भी ऑफ कोर्स उनका कुछ समस्या उनकी समझनी चाहिए जी। मुझे ये पता था मैं अगर यहाँ पर कुछ स्टार्ट करूँ तो मुझे कोई रोकेगा नहीं, पर मेरा कर्तव्य था कि पहले वो सब चीजें करना। फिर गिरीश के ट्रांसफर से नागपुर में यहाँ पर आ गए, तो आपको तो थोड़े बच्चे भी बड़े हो गए थे और फ्री हो गए थे। कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे हैं मेरे, सुमेध बड़ा और अद्वैत छोटा। इस चीज में गिरीश के ट्रांसफर हो गए, फिर वो 1-1.5 साल के बाद नांदेड़ वगैरह चले गए। फिर मेरा बड़ा बेटा जो है सुमेध, उसने मेरे आर्ट को बहुत किया, बहुत ज्यादा। मतलब वो कहता था कि थोड़े छोटे छोटे कैनवासेस वगैरह में बनाने लगी, कुछ स्केचेस बनाती थी। काम सब होने के बाद घर का, तो वो बोलता था कि मैं सुमेध बोलता था कि मम्मी तुम ये सब जब करती हो ना तो बहुत खुश दिखती हो बाकी दिन में थोड़ा चिड़चिड़ हो जाता है जी। पर जब भी मैं स्कूल से आता हूँ और तुम ये जब काम करते हो तो पता रहता कि मम्मी का मूड अच्छा है जी क्योंकि वो मन में था सब करने का जी। तो मैंने उसको बताया एक दिन कि ये सब चीजें मेरे मन में थी, बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ करूं और मैं जाने जाऊं मेरे काम से जी। ये देखो घर तो सब संभालते हैं, अच्छे से संभालते हैं, स्त्री में वही तो ताकत है जी। कि जो आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला घर भी संभालती है जी। और रिलेटिव्स का भी अपन सब रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों को सम्मान देते हैं जी। और हाँ घर में रहते हैं तो किचन में भी एकदम फाइन, मतलब सारी चीजें बहुत अच्छे से करते हैं कि खाना बनाने में एकदम माहिर, वो सब अच्छा लगता है बनाना खिलाना। जब आपने अपनी पहला अपना काम अगर आर्टिस्ट का के माध्यम से या पहले जब आप छोटे छोटे कैनवसेस बनाती थी, पहली पेंटिंग किसको बेची थी? हाँ मैंने बेची नहीं थी। सबसे पहले मैंने जब काम शुरू किया, क्योंकि बिजनेस के हिसाब से मैंने मेरी कला की तरफ कभी नहीं देखा, क्योंकि पूला देशपांडे जी का एक सेंटेंस है कि उद्योग जो करना है वो पेट भरने के लिए जी, पर कला के अगर आप तरफ देखते हो जी, तो जीवन कैसा जीना चाहिए जी, वो उनका सेंटेंस मुझे याद है कि आपका जीवन सुंदर जब बनेगा अगर आपके पास कला हो तो जी। तो मैंने पेंटिंग बनाती गई, किसी को गिफ्ट करती गई, क्योंकि हमारे सर भी कहते थे, हमारे सर कि आप अगर हाथ से कुछ बना के किसी को देते हो जी, तो वो ज्यादा उनको अच्छा लगता है और उनका दुआएं उनकी मिलती हैं जी। तो ऑफ कोर्स मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे रिलेटिव्स, उनको मैंने छोटी छोटी चीजें
गिफ्ट दिया तो उन्होंने बहुत तारीफ की, उनको अच्छा लगा। कुछ लोगों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, रिलेटिव्स में भी, कि नहीं ये तुम कर रही हो बहुत अच्छा है। और एक बात मुझे समझ में आई कि जैसे कुछ स्ट्रेस है, टेंशन है किसी चीज का, महिलाओं को तो बहुत रहता है, बहुत ज्यादा जी, बहुत रहता है, क्योंकि को काम में इतना वेराइटी वर्क करते हैं जी, घर का भी देखते हैं, बाहर का भी देखते हैं, तो एक स्ट्रेस रहता है जी। तो और कभी कभी जब महिला संभाल नहीं पाती वो स्ट्रेस को, तो वो पति को भी स्ट्रेस दे देती है फिर बेचारा पति पूरा स्ट्रेस ले लेता है जी। नहीं ऐसी कुछ बात नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ जी। स्ट्रेस नहीं, मैंने तो नहीं दिया नहीं, मैं मेरी पत्नी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको जी। तो एक रहता है कि वो जब हम कुछ ऐसे कला की तरफ देखते हैं, कुछ करते हैं ना, तो एक रिलैक्सेशन मिल जाता है जी। और फिर थोड़ा सा जब मेरे पास लगा कि मेरे पास टाइम है, और पेरेंट्स आते थे, कुछ फ्रेंड्स आते थे, तो वो देखते थे कि इतना सुंदर है तो मेरे बच्चों को सिखाओ आप। तो अच्छा लगा कि कुछ कर सकते हैं, अपने इसके बारे में सोच सकते हैं। गिरीश ने कभी मना नहीं किया और कुछ फोर्स भी नहीं किया कि तुम कुछ करो, पैसे के हिसाब से ऑफकोर्स उन्होंने मुझे कुछ प्रेशर नहीं दिया कभी भी जी। और जैसे सिंपल है फैमिली, सिंपल तरीके से हम चल रहे हैं, कुछ टारगेट नहीं है कि मेरे पास ऑडी चाहिए और मेरा बहुत बड़ा बंगला हो, ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे सिंपल तरीके से चल रहे हैं और बहुत खुश है हम सब लोग। सिर्फ आने के बाद कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने 2-3 साल स्कूल में जॉब किया जी। ऑफकोर्स मराठी सब्जेक्ट था, तो 6, 7, 8 के लिए वो सब्जेक्ट था मेरा। पर समर में जहाँ स्कूल में कुछ शिविर वगैरह रहते ना, कैंप वगैरह जी जी, तो वहां पे एक्चुअली मैंने सर्टिफिकेट सर को सारे दिए थे स्कूल में, मेरे ड्राइंग टीचर करके मुझे वो करना था। पर सर ने वो मराठी का देखा तो बोले हमारी टीचर कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं, तो मैम आप प्लीज वो संभालिए। कौन सी स्कूल की बात करें? मैं यशोदा स्कूल में भी थी, टिपटॉप कॉन्वेंट में भी 1 साल थी। ठीक है। फिर मुझे लगा कि अरे चलो ठीक है, कुछ तो अपन कर तो रहे हैं, बच्चे भी स्कूल में जाते थे, थोड़ा सा फ्री टाइम था जी। पर वहां पर मैंने समर कैंप में जब मैंने किया, सिखाया ड्राइंग वगैरह, और कुछ सॉन्ग कहते थे तो वो भी अपन कर सकते थे, क्योंकि मम्मी बहुत सुंदर गाती थी, सासू जी भी बहुत सुंदर गाते हैं, और ऐसा लगता था कि अरे थोड़ा थोड़ा कुछ ना हो पर अपन कुछ कर सकते हैं है। और समर कैंप के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ है हम में कि जो अपन दूसरों को दे सकते हैं जी। और खुश हो रहे हैं हमारे कारण लोग, तो क्यों ना हम खुद का करें। देखो सुबह जाओ 7 बजे 2 बजे तक स्कूल, उसके बाद मेरे बच्चे भी घर में आते थे जी। फिर उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान कम होने लगा था जी। उसके बाद मैंने बाय कर दिया स्कूल को ओके। फिर मैंने धीरे धीरे मेरे क्लासेस स्टार्ट किया। बिल्कुल ही रिस्पांस नहीं मिला था क्योंकि पैसे देने के लिए लोग ये करते थे, चलो कम से कम 100 रुपए, ड्राइंग के लिए 100 रुपए, ऐसा होता था। हाँ चाहिए था सबको, ये मैम बहुत अच्छा सिखाती है, बहुत अच्छा सिखाती है मैम, ये सिखाओ वो भी सिखाओ जी। पर 100 रुपए 150 रुपए से हुआ। और मैं मेरे बच्चों को भी एक बताती हूँ हमेशा कि अगर तुमको कुछ सक्सेस मिलना है, अगर तुमको आगे बढ़ना है ना, तो बहुत बड़ा ऐसा स्फोट होना चाहिए, कोई तो भी ऐसा बोलना चाहिए। जैसे मराठी में कहते हैं ना कि क्रिटिक्स मतलब निंदा करने वाले बाजू में रहने चाहिए जी, बिल्कुल वैसे हुआ। मैंने छोटा सा बोर्ड लगाया था, क्लास का तो मेरा चल ही रहा था दिमाग में कि क्लासेस लेना है, तो मैंने एक छोटा सा बोर्ड लगाया था सामने, ड्राइंग क्लासेस, पेंटिंग क्लासेस। तो हाँ एक दो स्टूडेंट्स आने लगे जी। और वही पैसे की प्रॉब्लम जी। तो मुझे सुमेर ने बताया, मामा तुमको अगर खुशी मिल रही है तो वैसे सिखा दो ना, फ्री में सिखा दो। हाँ। अगर उनको अच्छा लगेगा कि ये मैम सच में मेहनत कर रहे हैं, तो 2, 4, 5 बढ़ेंगे बच्चे जी। और धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे देने लगेंगे। तुम बोलना कभी, तो मुझे उसके बाद पसंद आ गई कि चलो ऐसा करते हैं। फिर कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह रखे, बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, मेरी तरफ से मैंने उनको गिफ्ट दिया। और कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बोला था, ये ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस क्या चलने वाले हैं, कुछ भी करते हो, हम तो ऐसे वैसे क्लासेस लेते हैं पॉश हाई फाई। तो फिर
मैंने सोचा कि एक दिन तो ऐसा माहौल रहेगा जी, कितने सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, 3 जगह पे मेरे ब्रांचेस खुलेगी और नेहाज आर्ट जोन, नेहाज पेंटिंग क्लासेस, बस उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे यहाँ से सीखे, बहुत अच्छा काम करते हैं और उसमें से बहुत जो अच्छा काम करते हैं ना, मैं हमेशा उनको बोलती थी एक तो आप खुद का कुछ करो जी, या मेरे साथ जुड़ जाओ जी, जो मैं काम कर रही हूँ मुझे हेल्प करो, क्योंकि धीरे धीरे जैसे मैं एग्जीबिशंस वगैरह लगाए थे हमने बहुत सारे जी, तो वहाँ पे लोग पसंद कर रहे थे, फिर ले रहे थे। हाँ, एग्जीबिशन का भी एक हुआ जी, इससे बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने एग्जीबिशंस लगाए थे, जी, तो वहाँ पे एक लेडी ने आके मेरा सब देखा काम और मुझे हंस के बोला था कि ये पेंटिंग्स वगैरह कौन लेता मैडम, यहाँ तो सिर्फ ज्वेलरी कपड़े ये सभी चलता है, जी, आपके पेंटिंग्स तो कोई नहीं लेगा। ओके, तो मैंने वहाँ पर उनको बोला कि अच्छा आज दिन भर में इसमें से 2 भी गए ना तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी, बात करूंगी तुमसे। उसमें से मेरे पास जो कि मैंने फ्रेम्स छोटे छोटे चीजें रखी थी वो 3 दिन में मेरे सारे खत्म हुए थे जी, नागपुर आदरण भारत का आकांक्षा का जो था एग्जीबिशन, सबसे पहले मुझे अभी भी याद है अमृत भवन में जी, मेरे सारे पेंटिंग सेल हो गए थे। क्या बात है। और निकलते समय मैंने वो लेडी के पास फिर से गई, थोड़ा सा जो खड़ूसपना था ना वो थोड़ा मेरा बचपन का है जी, क्योंकि मैं बहुत चुलबुली थी, मैंने कभी बिंदी नहीं लगाना, कभी कान में नहीं पहनना, गले में नहीं पहनना, जैसे बॉय टाइप थोड़ा सा था और बुलेट चलाती मैं। अरे बाबा, वर्धा में एक ही लड़की थी जो बुलेट चलाती थी। और ये गिरीश तेरे को शादी के टाइम पे बताया था? हाँ, पता था और उनको अच्छा लगता था ऐसा ही। हाँ। सिर्फ कार चलाने में थोड़ा सा उन्होंने विरोध किया था कि थोड़ा अफकोर्स कैसा है कि हम जब साथ में रहते हैं हमको नहीं पता रहता कि वो कैसे है, हमको नहीं पता था वो कैसे है और उनको नहीं पता था हम कैसे। जब साथ में हम एक दूसरे को टाइम देते हैं ना तो थोड़ा टाइम, थोड़े बच्चे बड़े होने के बाद जैसे हम नागपुर में आए थोड़ा सा शांति से एक दूसरे को टाइम देने लगे, तब एक केयर के कारण जैसे चिंता रहती है, अरे गाड़ी कहाँ लेके गई, बस उसी के कारण थोड़ा रहता था उनको। पर वो जैसे ऑफिस में निकल जाते थे तो मैं धीरे से गाड़ी चला लेती हूँ, लेके आती थी और वापस रख देती हूँ जी। 2-3 बार थोड़ा सा खरोच वगैरह आ गया, उसके बाद थोड़ी डांट पड़ी जी क्योंकि ऑफ कोर्स देखो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक तो हमारी प्रिय वैगनर ही है जी, और उसके ऊपर कुछ ऐसा खर्चा करना पड़े तो थोड़ा सा लगता ही है जी। और वर्धा में ना और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो करती थी, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, 2 छोटे, एक भाई है और एक बहन है। बहन भी बहुत होशियार है, पढ़ाई में दोनों भी अच्छे हैं। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी पर बुरी नहीं थी। पेपर के पहले दिन भी मैं पेंटिंग करती थी जी, और मम्मी कहती थी कि अरे कल पेपर है ना, तो मैं उसको बोलती थी कि हाँ पढ़ाई हो गई है मेरी जी, और पापा की तरफ देख के बोलती थी कि मैं पास हो जाऊंगी, बस आप टेंशन मत लो। तो और पापा ना मुझे हमको ऐसे उनका कपड़ों का वगैरह कुछ नहीं था, उनको पैंट पहनो जी, वो तो तब जीन्स वगैरह नहीं था, वो नीतू सिंह के जैसे जो पैंट्स वगैरह रहते थे ना उस टाइप के थे, पोल्का टॉप्स हाँ, और ट्राउजर्स हाँ, और बैगी वाले या जी, घोड़ा चलाओ, मतलब उनका थोड़ा ऐसे बिल्कुल जैसे बॉय टाइप में शायद होने के कारण हो गए, थोड़ा सा लड़कियों जैसा टिपिकल नहीं था उनका। और एक अच्छी बात मुझे याद है, पापा के यहाँ पे खेती बाड़ी भी करते थे और लाइफ इंश्योरेंस में थे वो जी, अभी नहीं रहे मम्मी पापा दोनों भी सॉरी। तो पापा मुझे उनकी खेती बाड़ी जो थी जी, वो आंजी आरवी के पास है जी, तो वहां पे मुझे बोलते थे कि तुम जावा थी हमारे पास, तो तुम चलाओ मैं पीछे बैठूंगा राइट, क्योंकि बोलते थे अगर तुम नहीं लड़का होता मुझे पहला तो
वो गाड़ी चलाता, मैं पीछे बैठता। जी। तो मतलब लड़कियों जैसे उन्होंने मुझे कुछ कैसे किया नहीं, कहते कि ऐसे तुम रहो वैसे रहो, कुछ भी नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि जो मुझे अभी काम आती है, खुद का डिसीजन लेना जी, आगे बढ़ना जी, अपने पीछे 10 लोग आ रहे हैं, ऐसा काम उन्होंने मुझे सिखाया है। और वो चीज़ मेरे बहुत काम आती है कि जैसे मैंने क्लासेस लिए, वर्कशॉप्स लिए, एग्जीबिशंस लिए, तो मैं खुद मेरा काम कर रही हूँ और लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने ग्रुप को लेके सब काम किया, मेरे स्टूडेंट्स को सिखाया, उनको मेरे साथ लेके गई। अभी जब मेरा आर्टिस्टिक का 2018 में मेरा पहला एग्जीबिशन हमने ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि मैंने काला घोड़ा एग्जीबिशन मुंबई का देखा था जी। तो यहाँ पे जब एग्जीबिशंस में ना शुरू में ऑफकोर्स पेंटिंग की तरफ इतना नहीं देखते थे लोग कि चलो ये कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और ले रहे थे, उनको पसंद था। एक तो अपना नेचर, थोड़ा सा किसी से पहचान भी मेरी जो भी थी, तो उसके प्रति ले रहे थे, पर पैसे देने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कैसे आगे जाएगा, हमको तो आर्ट में ही ज्यादा करना है, आगे लेके जाना है। और लोगों का नागपुर में तो नहीं, पुणे बॉम्बे में थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह पसंद आते थे, पर यहाँ पर नहीं था इतना रिस्पॉन्स जी। तो फिर हमने एक सोचा कि हम एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करेंगे जी। उसका नाम रखा था हमने आर्टिस्टिका कलेक्टिव जी। तब नहीं सोचा था कि वो आगे भी बढ़ेगा, चलो एक करके देखते हैं। तो मैंने जिन लोगों को सिखाया है कैनवास पेंटिंग, कैनवास के बारे में मैंने ऐसा किया कि कैनवास एकदम नजदीक लाके दिया जी स्टूडेंट्स को जी। कि फाइन आर्ट्स वगैरह किया है, ऑफ कोर्स अगर आप कुछ कर रहे हो अपने करियर में तो डिग्री मायने रखता है, पर मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा था, बस थोड़ा बहुत जो पेंटिंग था और बेसिक जो एग्जाम्स रहते हैं वो मैंने किए थे। फिर मेरा काम कैसे आगे बढ़ेगा, एक पर्सन ने मुझे ये भी बोला था कि आपने तो कुछ क्वालिफिकेशन इसमें नहीं किया है ना, तो मुझे गुस्सा आया। मैंने बोला उसके बाद भी मेरा थोड़ा बहुत अच्छा तो है ना जी, मैं कर सकती हूँ जी। देखो 20 साल अगर मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद अगर मैं फिर से कॉलेज ज्वाइन करूंगी तो मेरी चिंता वही रहती थी कि मुझे घर छोड़ के नहीं अच्छा लगता कुछ करना। बिल्कुल मैम। और एक सर है, उन्होंने मेरा काम देखा जी। आप करना चाहते हो, आपका क्वालिफिकेशन कम थे, तो मैंने उनको बोला कि हाँ मेरी बहुत इच्छा है जी। तो मुझे बोले कि आप बाद में जॉब करने वाले हो, तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि मुझे घर छोड़ के ज्यादा टाइम नहीं रह सकती हूँ बाहर। तो उन्होंने बोला कि एक काम करिए, आपका काम बहुत अच्छा है, आप करते रहिए, इसको आगे लेके आइए, आपके काम को आप आगे लेके आइए, मैं मेरी तरफ से अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। तो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मुझे इतना गाइड किया। नागपुर में बहुत सारे क्लासेस भी हैं, मैंने वहाँ पर भी जाके देखा कि शायद मैं कुछ और एक्स्ट्रा सीख सकूँ, तो मैंने सीखा भी थोड़ा बहुत। और फिर मेरे स्टूडेंट्स को मैंने जो भी जितना आता था वो मैंने सिखाया जी। वो करते गए। एक अच्छी बात हो गई, बाद में किसी को अगर इस फील्ड में जाना था तो पेरेंट्स मेरे पास आके पूछते थे, मैडम अगर इनको इसे, मेरे बच्चों को तो बहुत इंटरेस्ट है सब करने में जी, तो इनको अगर आगे लेके जाना है, तो मैंने किसी कॉलेज के लेक्चर लोगों का नंबर वगैरह उनको दिया कि चलो ये अगर कर रहे हैं तो उनको आगे जाने दो। राइट मैम, ये अच्छी बात मैंने की थी। मैम जब आप अपने इस पूरे जर्नी को देखती हैं तो आपको क्या लगता है, जब आप उसको किस नज़र से देखती हैं, जहाँ पर पैशन अब प्रोफेशन बन गया है, पूरा घर की जिम्मेदारियाँ जो है वो आपने बखूबी निभाई हैं, आपके मन की चीज़ें अब हो रही हैं, इसको किस तरह से देखती हैं? मैं बहुत खुश हूँ मेरे काम पर, क्योंकि मैंने यहाँ तक आने के लिए किसी को दुख नहीं दिया और झूठ नहीं बोला कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, मेरा इतना इतना क्वालिफिकेशन हुआ है। मेरे तरफ लोग आने लगे थे अपने आप। और एक नेचर भी आपका बहुत ये करता है कि आप जो मैंने बोला आपको कि किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, और अच्छा काम अगर करते हो ना जी, तो आपके साथ सब रहते हैं जी। और गाइड किया सबको जी। मेरे स्टूडेंट्स को लेकर मैं गई जी। हर एग्जीबिशंस में मैं उनके साथ रही और उनको बोलती थी कि आप भी आपका काम करो
अगर आपके पास नहीं है तो मेरे साथ जुड़ जाओ जी। मेरा जो है आर्टिस्टिका कलेक्टिव का फर्स्ट एग्जीबिशन था, सिटी न्यूज सेंटर में हुआ। वहाँ पे 20 स्टॉल्स थे जी। वहाँ पर एक्चुअली बहुत बड़ा है जी, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लग सकते थे, पर मैंने 20 स्टॉल्स इसलिए रखे कि वो मेरे स्टूडेंट्स और मेरे जो क्लोज पहचान के हैं और सारे आर्टिस्ट जी, कोई भी बाहर से खरीदा हुआ वहाँ पर सेल नहीं करेगा और या शो भी नहीं करेगा जी। और एक बहुत अच्छी चीज की थी, सेंटर में कुछ स्पेस दिया था जी, और वहाँ पे 3 वर्कशॉप्स रखे थे, लाइव वर्कशॉप्स जी। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आके सीखे, तो सिखाना ये ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। बिजनेस करने से ज्यादा मुझे, अगर आप मुझे बैंक बैलेंस पूछोगे या मेरा टर्नओवर पूछोगे ना, तो कोई मतलब नहीं, वो आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। नहीं, आपका बैंक बैलेंस और आपका टर्नओवर कहीं ज्यादा है। पैसों की बात नहीं कर रहे हैं हाँ, यहाँ पे हम कर्मों की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, है ना। थैंक यू सो मच। क्योंकि अब ऐसे सोचते हैं ना, जैसे आर्टिस्टिका कलेक्टिव है, आर्टिस्टिका ब्रांड है, तो ब्रांड मैंने इसलिए बनाया कि जैसे आर्टिस्टिका कलेक्टिव एग्जीबिशंस में हम करते थे जी, मेरा थोड़ा सा कैनवासेस वगैरह हम बनाते थे या वॉल आर्ट करते थे, पर जब धीरे धीरे लोगों तक मेरा काम पहुंच गया, उसके बाद कॉलेज में, स्कूलों में कुछ कंपनी की तरफ से, कलर कंपनी की तरफ से वगैरह हमको बुलाते थे पेंटिंग का वर्कशॉप के लिए वगैरह जी, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं क्या पहन के जाऊं वहां पे कि जो मेरा आर्टिस्ट का लुक वहां पे रहेगा जी, क्योंकि थोड़ा तामझाम कलर कॉम्बिनेशन मुझे तो कभी पसंद नहीं था जी, पर सोबर भी लगूं पर मेरा क्रिएशन वहां पे दिखे। तो जस्ट मैंने एक दुपट्टा पेंटिंग किया था, वो लेके गई थी वहां पे, तो वहां पर सबको पसंद आया जी। फिर एग्जीबिशंस में हमने जो लगाए थे वहां पर भी मैंने प्रेजेंट किया, तो उसके ऑर्डर्स आने लगे थे कि लोग पूछने लगे थे, क्योंकि नागपुर में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, नागपुर बहुत कलाकार लोगों का शहर है जी, तो मैं यहाँ पर कैसे रहूं, मतलब मैं कहाँ तक पहुंच सकती हूँ यहाँ पे। पर टचवुड मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प की, ऑफकोर्स मैं भी उनको बहुत प्रोत्साहन देती हूँ कि आप भी आगे बढ़ो, मैं भी आपके साथ हूँ। मेरे को एक बात बताइए, मेरे आखिरी के 2-3 सवाल आपसे। एक ये कि जब आप इस किस्म की जर्नी में कोई रोक टोक नहीं थी, इनफैक्ट सपोर्ट था, अब आगे क्या करना चाहती हैं, बड़ा सपना क्या है? सपना क्योंकि अब तो और भी रोक टोक नहीं है। हाँ, अब तो रोक टोक नहीं है, अब लोगों बच्चे भी बड़े भी आ रहे हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और उनका सपोर्ट ये नहीं कहूंगी मैं, पर एक रिस्पेक्ट है। मेरा बच्चे हमारे कहते हैं कि जब इंटरव्यू वगैरह पूछते हैं ना, पापा क्या करते हैं, घर में कौन कौन है, मम्मी क्या करती है, तो बच्चे बोलते कि आर्टिस्ट है, तो थोड़ा सा चेयर सरका के बैठते हैं लोग, आर्टिस्ट है। तो ये जो रिस्पेक्ट है, उन्होंने भी मुझे बताया कि आपका जो काम है वो बहुत खूबसूरत है, तो अच्छा लगता है बच्चों का सुन के। तो एक तो मैंने ख्वाब तो कुछ नहीं देखा था कि मैं ऐसा करूंगी, मुझे कुछ तो भी करना है, बस मुझे ये मेरा टारगेट है और मुझे यहाँ तक पहुंचना है। यहाँ तक मैं पहुंची भी नहीं, यहाँ तक जो हूँ मैं बहुत खुश हूँ मेरे काम पे। अब मेरा सपना ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैं साड़ियों के ऊपर काम करती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि साड़ी में लड़कियाँ, लेडीज लोग बहुत सुंदर दिखते हैं जी। जो सुंदर है वो वैसे बात नहीं है कि वो सुंदर है कि नहीं। जैसे मेरे यहाँ काम करने वाली आती है भाई, जो साड़ी पहन के आती है, तो उस एकदम पल्लू वगैरह बांध के जो काम पे लग जाती है, तो उसके काम में मुझे वो सुंदरता दिखती है जी। जो पत्थर के ईंटों के काम करते हैं, वो जो अपना छोटा बच्चा रहता है उसको एक झोली में नहीं क्या पालना छोटा सा बनाते हैं जी, और थोड़ा थोड़ा सा टाइम के बाद अपनी गोदी में लेके बैठती है, फिर से पालने में डालती है और फिर पल्लू बांध के ईंटों का ढेर अपने सर पे लेती है, तो उसमें मुझे सुंदरता दिखती है। तो साड़ी पहले से बहुत पसंद थी। सपना बोले तो एक साड़ी तो मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बनाई है, सुंदर लोगों के लिए बनाई है, और जिनका मन सुंदर है उनके लिए भी बनाई है, जिनका काम सुंदर है उनके लिए भी बनाई है, जो डाउन टू अर्थ लोग जैसे बहुत बड़ी लेवल पे गए हैं पर भी शांत है, अच्छे हैं, मुझे वो लोग बहुत पसंद है। और उनका ऑफ कोर्स मैं रिस्पेक्ट देती हूँ उनके काम को,
और फेसबुक पे भी मैंने बहुत सारे पोस्ट डाले हैं। जी। बहुत सारे लोगों ने साड़ियाँ पहनी है, नहीं ऐसा नहीं, काम भी बढ़ गया है, पर वो लोगों ने पहनी है कि जो कुछ खुद के लाइफ में कुछ है जी। उन्होंने खुद की पर्सनालिटी है उनकी, उन्होंने फैमिली के लिए, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। और सपना एग्जैक्टली ऐसा है कि सुधा मूर्ति जी है जी, वो मेरी साड़ी पहने। मैं जीवन में, आपको पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये राज की बात नहीं, ये राज के राज की बात है। और वो राज ये है कि कुछ लोग हैं दुनिया में जिनके मैं इंटरव्यू करना ही चाहता हूँ। अच्छा। है ना, उसमें से एक नाम सुधा मूर्ति जी का है। मैं चाहता हूँ कि एक दिन सुपर वुमेन ऑफ द ईयर का मैं इंटरव्यू करूं और मेरे सामने सुधा मूर्ति मैम रहे, और वो मेरे साड़ी पहने हुए, और मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ लाइव ऑन शो कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं आपको मैसेज करूंगा, आप अब उनके लिए साड़ी जरूर बनाइएगा। वो इंटरव्यू नागपुर में हो या बैंगलोर में हो या देश के किसी भी कोने में हो, मैं वहां जाऊंगा, और जब मैं जाऊंगा तो मैं लाइव ऑन द शो उन्हें आपकी साड़ी गिफ्ट करूंगा। वाह, ठीक है। ये एक दूसरा नाम बता ही देती हूँ जी, उषा उत्तुप जी। उषा उत्तुप, अच्छा, जो अपनी संस्कृति संभालते हैं, अपने देश के लिए है उनका कुछ बहुत मुझे पसंद है, और उनकी साड़ी पर मैं उनके सारे गाने लिखूंगी। ठीक है, बस दो ही ख्वाब है। ठीक है, तो चलिए दोनों ख्वाबों को मिलाने की जिम्मेदारी मेरे पे है। ठीक है, ये दोनों तक आपके बनाई हुई साड़ियां मैं पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ये मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब में एक सुनहरे पन्ने पर एक नाम लिखा गया, सरोज देशमुख एंड नेहा मुंजे, उसके नीचे कौन सा थॉट, कौन सा पर्सपेक्टिव, कौन सी सोच, कौन सा कोट लिखा रहना चाहिए, कौन सी एक लाइन लिखी रहनी चाहिए, 2 लाइनें लिखी रहनी चाहिए जो आपको, आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को लोगों तक पहुंचाता है? आत्मा की खूबसूरती, वो मुझे अच्छा लगता है। आत्मा की खूबसूरती, आत्मा की खूबसूरती ही अच्छी होनी चाहिए। और जैसे एक सुरेश भट्ट जी की कविता है, उसके 2 लाइन, एक लाइन उनकी है, रंगात रंगोनी साऱ्या रंग माझा वेगळा, उसके सामने मेरा ऐसा है, रंगात रंगोनी साऱ्या रंग माझा वेगळा, चित्रात असूनी साऱ्या भाव माझा मोकळा। क्या बात। आप हमेशा से सरोज ही रही हैं। सरोज ही। और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही अपना काम करते रहें, ऐसे ही अपने काम के प्रति आपकी जो आपका जो अटैचमेंट है अपने काम के प्रति, काम के साथ आपका जो अटैचमेंट है वो ऐसा ही रहे। समर्पण ये शब्द सुनने में अच्छा है, लेकिन जब कोई किसी के काम को, काम के प्रति उसकी समर्पण लेवल देखता है, तो वो कहीं ना कहीं खुद को भी उस लेवल पे पुश करने की कोशिश करता है। और आज की महिलाओं के लिए, आज की लड़कियों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, और आप बनी हमारी विमेन ऑफ द ईयर, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सरोज देशमुख, या फिर मैं कहूँ नेहा मुंजे मैम से बात हुई, मुलाकात हुई, आर्टिस्ट है, बहुत सारी बातें उनसे हुई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई, समझाई, अपनी ज़िंदगी, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। लेकिन एक बात जो इस पूरे इंटरव्यू के अलग अलग पार्ट में अगर आप देखें इसमें, तो एक बात बहुत बार बार खुल के आ रही थी, और कुछ वो शब्द थे मन, और वो एक शब्द था आत्मा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, देखिए मैं किसी पार्टी का नाम, पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ। इस वक्त देश की शान इस वक्त बने हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज तक इतिहास में किसी देश के किसी प्रधानमंत्री ने मन की बात नहीं करी, और वो मन की बात सिर्फ उनके मन की नहीं होती है, वो देश के अलग अलग विभिन्न दर्ज के लोग या अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए लोगों की मन की बात करते हैं कई बार। आज नेहा मुंजे जी ने भी अपनी मन की बात कहने की कोशिश की। हकीकत ये है कि हमारे मन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी महत्वाकांक्षा होती हैं, लेकिन हम उन महत्वाकांक्षाओं को इतना बांध देते हैं
दरवाजों के अंदर में बंद कर देते हैं, ताला लगाकर लॉक कर देते हैं, जिसके बाद वो दबी के दबी रह जाती है, धसी के धसी रह जाती है। कोविड ने, मैं जब आया इंटरव्यू के लिए तो नेहा मैम से बात करने से पहले एक मौका मिला गिरीश मुंजे जी से मिलने का, उनके हस्बैंड हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। उन्होंने एक बात इस इंटरव्यू के माध्यम में करने से पहले मुझे की थी कि कोविड ने लोगों की जिंदगियां नहीं, लोगों की मानसिकता को भी बदल दिया। और हकीकत यही है कि अगर ऐसे तालों के अंदर में बंद धरी और धसी हुई महत्वाकांक्षाएं अगर लॉक रह गई और किसी दिन फिर से कुछ ऐसी चीज आई जिसने हमारी जिंदगी को 1 मिनट में पलटा दिया, तो वो बातों का क्या होगा, वो सपनों का क्या होगा, वो महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब कोविड ने शायद आपको ये चीज सिखा दी। अगर नहीं सिखाई तो सीख जाइए, जिंदगी को जीना शुरू कीजिए, खुद के लिए जीना शुरू कीजिए, खुद के मन का ध्यान रखना शुरू कीजिए और उन तालों को खोल दीजिए, उन दरवाजों को खोल दीजिए, उन खिड़कियों को खोल दीजिए, उन महत्वाकांक्षाओं को उड़ने दीजिए। तितली बनकर महिलाएं फूलों के सिर्फ इर्द गिर्द नहीं, एक बगीचे के इर्द गिर्द भी रहकर, इस दुनिया के बगीचे के इर्द गिर्द रहकर इस बगीचे को, इस दुनिया को खूबसूरत दिखा सकती है। और इसलिए कहते हैं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं, नेहा मुंजे की कहता हूं, अपने काम के प्रति प्रेम मोहब्बत इंसान को भगवान बना देता है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। शो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा राज की बात को। जिंदा रहे। जय हिंद।